नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं और आने वाले कुछ दिनों में बीजेपी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल भी जाएगा। मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में भी इस बात की चर्चा है कि बीजेपी किसे अपना अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी। पिछले कई दिनों में बीजेपी ने कई राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान किया और इससे पार्टी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन का रास्ता भी साफ हो गया। सवाल यही है कि आखिर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। इसे लेकर पिछले कुछ महीनों में ढेर सारी अटकलें लग चुकी हैं। जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में ही पूरा हो गया था, इसलिए तब से कई बार कई नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चा में आ चुके हैं। लेकिन अब जो मीडिया में ताजा और बड़ी जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक बीजेपी पहली बार किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। जिन महिलाओं के नाम इस दौड़ में आगे चल रहे हैं उनमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आंध्र प्रदेश बीजेपी की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी और बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वंथी श्रीनिवासन जैसे कई चेहरे सामने हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों ही महिलाएं दक्षिण भारत से आती हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अटकलें तेज हो चुकी हैं। जनवरी 2023 में ही जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो गया था, तब से अब तक कई बड़े चेहरे सामने आए। अब आखिर कौन होगा बीजेपी का नया अध्यक्ष, इसको लेकर भी चर्चाएं तेज है। हालांकि जो अटकलें लगाई जा रही हैं और जो चर्चाएं सामने आ रही हैं वो ये है कि पहली बार बीजेपी किसी महिला को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। तो वर्तमान रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पार्टी संगठन में, क्योंकि ये रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं और फिलहाल वित्त मंत्री हैं, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। दक्षिण भारत से बीजेपी के दक्षिण विस्तार रणनीति के लिए भी फायदेमंद काफ़ी रहेगा। वहीं दूसरा नाम आता है डी पुरंदेश्वरी। कई राजनीतिक दलों के साथ काम करने का अनुभव और पार्टी में व्यापक स्वीकार्यता है। उन्हें ऑपरेशन सिंदूर जैसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक अभियान का हिस्सा भी बनाया गया था। वहीं वनाथी श्रीनिवासन भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं। 1993 से बीजेपी से जुड़ी हैं और संगठन में कई पदों पर रही हैं। 2002 में केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य बनी और ऐसा करने वाली पहली तमिल महिला नेता रही। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं तेज हैं और कई राज्यों में अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्षों की भी घोषणा की है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चयन है वो रहना बाकी है। तो सबसे पहला नाम निर्मला सीतारमण। वर्तमान वित्त मंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पार्टी संगठन में गहरी पैठ और केंद्र सरकार में लंबे अनुभव के चलते सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं। हाल ही में उन्हें बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा और महासचिव बीएल संतोष के साथ बैठक की थी। उनका दक्षिण भारत से आना बीजेपी के दक्षिण विस्तार रणनीति के लिए भी फायदेमंद माना जा रहा है। तो वहीं दूसरा नाम है डी पुरंदेश्वरी। आंध्र प्रदेश बीजेपी की पूर्व अध्यक्ष, काफ़ी अनुभवी और बहुभाषी नेता हैं। कई राजनीतिक दलों के साथ काम करने का अनुभव और पार्टी में व्यापक स्वीकार्यता है। उन्हें ऑपरेशन सिंदूर जैसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक अभियान का हिस्सा भी बनाया गया था। तो वहीं जो तीसरा नाम है वो है वनाथी श्रीनिवासन। तमिलनाडु की कोयम्बटूर दक्षिण सीट से विधायक और बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं।
1993 से बीजेपी से जुड़ी हैं और संगठन में कई पदों पर भी रह चुकी हैं। 2022 में केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य बनी और ऐसा करने वाली पहली तमिल महिला नेता भी रही हैं। हालांकि जो और भी बड़े नाम हैं, लेकिन जो अटकलें फिलहाल लगाई जा रही हैं वो एक महिला चेहरे पर लगी हुई हैं, क्योंकि तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नवीन शर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से हमारे साथ राज शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक अहलावत जी और परमवीर सिंह भी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नवीन शर्मा जी, आपके पास से आना चाहूंगा, क्योंकि अभी देखा गया कई राज्यों में आपने अपने प्रदेश अध्यक्षों के नाम का ऐलान किया, लेकिन जो फिलहाल अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चाएं चल रही हैं वो ये है कि अब की बार किसी महिला का नाम सामने आ सकता है। मतलब पहली बार किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है और ये बीजेपी की राजनीति है, क्योंकि हमने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी देखा, ठीक है, जहां पहले किसी और का नाम चल रहा था, ठीक है, उसके बाद अचानक से महिला को मुख्यमंत्री बना दिया। तो अब की बार क्या कुछ उम्मीद है? नमस्कार इंडिया वाइज सभी परिवार के और हमारे सभी साथी प्रवक्ता और भाइयों बंधुओं को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 10 करोड़ से ऊपर के कार्यकर्ताओं की पार्टी है और सबसे ज्यादा आपको समझने के लिए समाज के अंदर एक महिला प्रधान देश हम लोग बोलते हैं कि हम लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी अगर शीर्ष पद पे हमारे यहाँ महिला मोर्चा या महिला विधायक या महिला सांसद या महिला मंत्री में से किसी एक को ये मौका मिलता है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश की माताओं बहनों का गौरवान्वित तो सम्मान करने का कार्य होगा जो भारतीय जनता पार्टी करेगी। और यहाँ पर तो कोई ऐसा तो है नहीं कि सुप्रीमो या कोई परिवारवाद से कोई महिला आ रही हो। एक कार्यकर्ता जो बहुत बूथ मंडल जिला अध्यक्ष और कार्यकारिणी से पहुंचते विधायक सांसद बनकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर पद पे बैठती है, तो ये हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ साथ पूरे भारत की महिलाओं का सम्मान करने का कार्य होगा। ये भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से जानती है कि हमें कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान कम नहीं होना चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी अगर महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबको मिलती है, तो ये भी हम सबका सौभाग्य होगा कि हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं। तो क्यों ना हमारी पार्टी की भी एक माँ और बहन और दीदी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, बहुत अच्छी बात है। पार्टी की रणनीतियों में कहीं ना कहीं हमारे जो तमिल और साउथ के जो भाई हैं, अगर उधर से नाम चल रहा है पार्टी के, अगर उधर के हमारे माताओं बहनों का नाम आगे कर रही है, तो बहुत सम्मान की बात है, क्योंकि संपूर्ण भारत भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। क्योंकि प्रधानमंत्री तो पूरे देश के लिए है, तो पूरे देश में किसी भी राज्य से हो, कोई भी किसी विधायक सांसद हो, सबके लिए काम करने का काम करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है तो ये और भी सम्मान की बात नहीं। ये तो अभी चर्चाएं चल रही हैं, ठीक है, हालांकि बाद में क्या कुछ फैसला होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो तो अलग बात है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, चर्चा करना एक विषय है और चर्चा का विषय बनाने के बाद उसको रूपरेखा देने का कार्य ये हमारे जो कार्यकारिणी है, जो हमारे मौजूदा अध्यक्ष हैं, हमारे उसकी टीम के जो मेंबर्स हैं, उन सबका अपना समीक्षा है। हमारे माननीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, ये सबके विचारों के साथ साथ जो हमारी पार्टी के पूरे भारत के सदस्य हैं, हम सब उनका भी मत लेते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे जिला अध्यक्ष होते हैं भारत के, हमारे प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, इन सभी के साथ बैठकर एक कोर कमेटी की व्याख्यान होती है, उसके बाद एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। तो चाहे महिला बने या पुरुष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी बनेगा वो देश के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा संदेश होगा और वो भारतीय जनता पार्टी करके दिखाएगी। उसमें हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई मनमुटाव करते हैं। जिसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा हम सब उसको स्वीकार करते हैं, हम सब उसका सम्मान करते हैं। ठीक है। अभिषेक अहलावत जी, आपको क्या लगता है? क्योंकि हमेशा से एक बात सुनने को जरूर मिली है कि अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो सबसे पहले आरएसएस की हरी झंडी मिलनी जरूरी होती है। भाई, सर्वप्रथम पैनल में मौजूद सभी बड़े बंधुओं को मेरा प्रणाम, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो नाम हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, मैं 110% श्योर ये कह सकता हूँ कि इनमें से तो कोई होने वाला है नहीं। क्योंकि बीजेपी को अपनी तरफ से, मेरा ये मानना है, महिला हो या पुरुष हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महिला हो बहुत अच्छी बात है,
भारत एक ऐसा देश रहा जिसने बहुत पहले महिला प्रधानमंत्री रह चुके हैं और बड़े बड़े पदों पे हमने पहले भी, आज की तारीख में हमारी राष्ट्रपति जी जो हैं वो भी एक महिला हैं। और बीजेपी जो कि एक सबसे बड़ी पार्टी है, ये हकीकत है आज के देश की, तो उसका अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई महिला बन जाए, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल। जो चिंता का विषय जनता के लिए है और जो बीजेपी के को भी कैडर है, वो भी, उसकी भी जो चिंता का विषय है वो ये है कि कहीं कठपुतली ही तो नहीं होगी। देखिए, जेपी नड्डा जी बहुत ही विद्वान थे, हस्बैंड वाइफ दोनों ही डॉक्टर, बहुत अच्छे से उन्होंने अपना एक किरदार निभाया। परंतु पिछले कुछ दिनों से हम सब सुन रहे थे कि बीजेपी के कैडर से ही उनके खिलाफ आवाजें आ रही थी। तो इस समय बीजेपी को 2027, 2029 इन 2 सालों को याद में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना होगा। एक और अफवाह शायद आपने भी सुनी हो कि यूपी में अगर जनरल प्रदेश अध्यक्ष बनेगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी बनेगा। हालांकि मैं इस सब में विश्वास नहीं रखता, पर इस तरह की भी अफवाहें सुनने में आ रही हैं और बिना आरएसएस की हाँ के बिना तो किसी का होना संभावना है ही नहीं। बिल्कुल। धन्यवाद। परमवीर जी, आपको क्या लगता है? क्योंकि बात कहीं ना कहीं वहीं आ जाती है कि अगर किसी को भी, हम तो ये मान लेते हैं, अगर मुख्यमंत्री भी चुना जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसके आरएसएस के साथ कैसे संबंध है। क्योंकि अगर हम सीधा सा उदाहरण दिल्ली का ले तो सबसे पहले जो परवेश वर्मा है उनका नाम आगे चल रहा था, फिर अचानक से चीज़ें बदली, फिर जो फिलहाल मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में जानकारी की, उनके अच्छे संबंध थे आरएसएस से, तो अचानक से ये चीज़ें, समीकरण बदल जाते हैं सारे। पुष्पेंद्र जी, देखिए, कबीर जी का एक दोहा है कि मूर्ख मारे लट से ऊपर ऊपर दर्शाए, ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम छिप जाए। इस समय पूरे देश में चुनाव की बयार बह रही है। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस पार्टी, क्या समाजवादी, क्या बसपा, सब लोग अपने संगठन का विस्तार करने में लगे हुए हैं, मजबूत करने में लगे हुए हैं। क्योंकि आपको यूपी में चुनाव लड़ना है जिला पंचायत का, 26 मिनट बस जैसे बोल रहे हैं। 27 में फिर आपके विधानसभा आ रहे हैं, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, ये 3 राज्य मेरे को मोटे मोटे याद थे, और भी राज्यों में है। तो सभी लोगों को संगठन को अपनी धार देनी पड़ेगी, नए मुद्दे गढ़ने पड़ेंगे। इसी दिशा में सब जगह काम चल रहा है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, कांग्रेस कमेटी अपने बना रही है, जिला अध्यक्ष वगैरह बना रही है, राजी मेरी बात से सहमत होंगे। तो सब लोग अपनी एक चल रहा है कार्यक्रम, वो समाजवादी में भी चल रहा है, बीजेपी भी छूटी नहीं है। केवल बीजेपी को ही इतना तवज्जो क्यों देना? तो इसमें ठीक है कि राजनीतिक पार्टियां देंगी, क्योंकि जैसे कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी है, उनको चुनाव लड़ना उनके खिलाफ है, उनके विरोध में लड़ना है, तो उनको टेंशन होगी। आम जनता को कोई सरोकार नहीं होती कि कोई भी बन जाए साहब, चाहे बीजेपी से बिल्कुल या कांग्रेस से क्या बन जाए, क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन बीजेपी के अगर आप इतनी ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं तो उसके पीछे आपको रीजन है कि आप लोग उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये लोग कुछ अच्छा करेंगे या कुछ लीक से हटके करने वाले हैं। बिल्कुल। चाहे वो महिलाओं को नाम देना हो, वैसे बीजेपी में अभिषेक भाई की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। बीजेपी में जो दिखता है वो कभी नहीं होता। ये पूरा अगर आप 10-12 साल का ही उठा ले तो नहीं दिखाई देता है रिकॉर्ड में उसमें। कौन बनने वाला अच्छी बात है, लेकिन महिलाओं का नंबर बड़ा है। रीजन क्या आपकी? क्योंकि आपने महिला आरक्षण दिया था 2026 में, अब 1 अप्रैल से हमारे यहाँ जनगणना शुरू हो जाएगी, तो महिला को बना के संदेश देने की कोशिश बीजेपी कर सकती है। और इसमें अगर जातिगत कार्ड देखें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जब बात आती है तब वहां पर जातिगत कार्ड इतना काम नहीं कर पाता, वहां पर रीजन का काम कर जाता है। कि जैसे साउथ से आना किसी का, बीजेपी में आज तक नहीं रहे, एक बार वेंकैया नायडू जी रहे थे, उसके बाद बहुत लंबे कार्यकाल से साउथ से कभी लीडरशिप नहीं रही है। और वैसे भी बीजेपी का जो हायरार्की का स्टेटस तरीका है उनका, वो डायरेक्टली जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो बहुत सी चीजों में इन्वॉल्व होता है, बहुत चीजों में इन्वॉल्व नहीं होता। टू बी ब्लंट, वो टिकट बंटवारे में इतने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते कि उनका वीटो चल जाए कि फला आदमी को टिकट मिलेगा इस सीट से, ऐसा बीजेपी में नहीं होता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हर एक आदमी अपनी जोड़ तोड़ बनाएगा, लेकिन ये समय चल रहा है, सभी पार्टियां कर रही है इस समय। केवल बीजेपी अकेली सिंगल आउट करने की आवश्यकता नहीं है इस समय पर उसे, कि वो लोग अलग क्या करने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ जाता है तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपने संगठन को मजबूत करने में लग जाती हैं। राज शर्मा जी, वैसे तो आप कह देंगे कि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, लेकिन आपकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया? ना, फिर जब आपने मेरी आवाज को छीन लिया तो मैं फिर उसको कह दूं ये उनका अंदरूनी मामला है, इसमें हमें कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपकी बात से एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि आपने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बनेगा जिसको आरएसएस चाहिए। आज आरएसएस छोटी है और मोदी जी और अमित शाह बड़े।
अगर नहीं फिर भी जब इनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमें कमजोरी महसूस हो रही है तो चले जाते हैं आरएसएस के पास। ना मैं बताऊंगा, मैं आज यहाँ पे, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जिसपे पार्टी की कोई बात नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल चुका होता, झाड़ तो बस यही है कि 2 की चले या आरएसएस की चले। और तीसरी बात ये है कि महिला बने, जेंट्स बने, ये एक अलग बात है। लेकिन अभी इलाहाबाद साहब ने कहा कठपुतली ना बने। मैं कह रहा हूँ तेज तर्रार महिला को बना दो, क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छी महिला को बना दो। और अभी इलाहाबाद साहब ने कहा ये तीनों महिला नहीं बन रही। लेकिन इलाहाबाद साहब की बात को मैं काटते हुए एक बात कहूंगा कि अमित शाह जी को और मोदी जी को कठपुतली चाहिए, उनको अपने स्टेप चलने वाला नहीं चाहिए। और एक और बात कहना चाहता हूं, अभी जैसा कि नवीन भाई ने कहा, हालांकि मैं आज एक नवीन भाई के लिए भी कह दूं, नवीन भाई आप प्रवक्ता के लिए फिट हो ही नहीं, क्योंकि आप दिल से कहते हो। मैं भी प्रवक्ता के लिए फिट नहीं हूं, क्योंकि मैं भी दिल से कहता हूं। मैं कहता हूं चैरिटी बिगन्स एट होम। मैं राष्ट्रपति बना दूं किसी को, क्या फर्क पड़ता है? अगर मेरे घर में मेरी बीवी खुश ना हो, क्या फर्क पड़ा है? अगर मेरी बीवी खुश, तब मैं राष्ट्रपति बनाऊं। कहना और सोचना मनसा वाचा कर्मा, जो बोलते हो, जो सोचते हो, जो कहते हो, उसमें सामंजस्य बैठालते हो। आप किसी महिला को बना दो, एक महिला तो दर दर भटक रही है, उसका जवाब कौन देगा? जैसे आपने कहा था पुष्पेंदु चौधरी, तो ये भी सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता है ये पंडित राज शर्मा। क्या फर्क पड़ रहा है? किसी को बना दो। आपने राजस्थान, मध्य प्रदेश, एक हरियाणा, उत्तराखंड, किसको बना दिया? लोग कहते हैं इनके कि इन्होंने ऑफिस सुप्रिटेंडेंट बैठा दी। वहां से ऑर्डर हुआ ये टीए बिल पास कर दो, वहां से ऑफिस हुआ ये ऑर्डर पास कर दो। तो इन चीजों से मतलब नहीं। और मैं एक पुष्पेंदु भाई एक बात कहना चाहता हूं, इन चीजों में देश का समय बर्बाद नहीं करना है। बीजेपी एक घर है, कांग्रेस एक घर है, हर राजनीतिक पार्टी का घर है। आप नहीं, बिल्कुल डिसीजन लीजिए। बिल्कुल राज शर्मा जी, आपकी बात ठीक है। और दूसरा ये कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव उन पार्टियों के लिए तो मायने रखते ही हैं, लेकिन दूसरा ये भी है कि जैसा अभी परमवीर जी ने कहा कि हर पार्टी अपने संगठन का विस्तार करना चाहती है जब चुनाव का समय आता है। ठीक है, और अभी जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि मात्र एक महिला है ये सोचकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देगी। बीजेपी आगे की राजनीति भी सोच रही है कि आगे की राजनीति आगे कैसे होगी और हमें फायदा कैसे हो सकता है। 3 सेकंड दे दीजिए, 3 सेकंड। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसे मेरी कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कराया, खड़गे साहब लड़े, अरुण साहब लड़े, ऐसा इलेक्शन लड़ा दें, मैं दावे के संग कह सकता हूं, समय तारीख सनद रहे, जो मोदी जी और शाह साहब का कैंडिडेट होगा निश्चित रूप से पराजित होगा। नवीन शर्मा जी, क्योंकि ये बात अभी जो राज शर्मा जी ने कही, और आपकी तो एक नीति भी है एक व्यक्ति एक पद वाली, ठीक है, लेकिन अभी कई राज्यों में जो प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं उसमें देखने को मिला कि ऐसा तो कुछ है नहीं जैसा सिद्धांत आप लेके चलते हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो महेंद्र भट्ट जी को वहां पर दोबारा बनाया गया है और वो राज्यसभा सांसद भी हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे बनते हैं, हाँ, वो कहीं ना कहीं किसी पद पे हैं और उनका उस पद की भी निर्वहन वो करते रहते हैं। हाँ, जिसकी समय सीमा कुछ कम होने वाली होती है, फिर उसको कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां दी जाती हैं। हाँ, अब ये उनका विजन है और उन्होंने इतने वर्ष पार्टी में दिए हैं, कुछ ना कुछ उनका योगदान संगठन के लिए बहुत मजबूत रहा होगा। कभी कभी आदमी की जो तजुर्बे यहाँ पर नवीन शर्मा जी 2 चीजें, एक तो ये कि इंसान बहुत अच्छा काम कर रहा है और संगठन का विस्तार से अच्छे से किया है, जो छोटे मोटे चुनाव उस राज्य में आए हैं उनमें जीत अच्छे से हासिल की है, एक तो ये है, ठीक है। दूसरा, अगर सिद्धांत की बात करते हैं तो वो तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कभी कभी जो प्रदेश अध्यक्ष, जैसे आपने कहा कि किसी के पास 2 पद है, वो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, कहीं उसका जो विजन होता है, देखिए हर एक कार्यकर्ता का एक विजन है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, समाजवादी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो या भारतीय जनता पार्टी हो,
हर एक पार्टी के कार्यकर्ता का एक नया विजन होता है। वो सोचता है कि अगर मुझे कोई कभी पद मिलता है जिसकी गरिमा हो, मैं उस पद पर पहुंचकर कुछ न कुछ नया करूं। तो अगर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, कुछ रिपीट हुए हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस संगठन के प्रति दिया होगा। ये हमारे ऊपर के कार्यकर्ता लोगों ने देखा है। तो अगर उनके कार्यक्रम को देखकर, उनके अच्छे लक्ष्य को देखकर, उनके तजुर्बे को देखकर, और जो निचले स्तर पे हमारे कभी कभी कुछ ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो मुख्य कार्यकर्ता से नहीं मिल पाते हैं, अगर पुनः वही रिपीट हो जाते हैं तो वो लोग वहां से तालमेल अच्छा बना के रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका सामंजस्य भी उनके साथ चलता रहता है। तो पार्टी सब चीजों को देखकर कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है। यहाँ तक कि हमारी पार्टी में मंडल अध्यक्ष भी अगर बनाया जाता है तो भी आप मान के चलिए कहीं ना कहीं हम लोग उनके तजुर्बे को, उनके साथ आने वाली भीड़ को, उनके साथ कार्यकर्ताओं का तालमेल कैसा होना चाहिए, सब सोच समझ कर बनाते हैं, क्योंकि संगठन ही सब कुछ है। अगर संगठन आज नहीं होगा तो पार्टी का कोई महत्व नहीं होता है। और पार्टी का महत्व अगर हम संगठन के लोगों को वरीयता नहीं देंगे, कभी कभी कुछ ऐसे तजुर्बे होते हैं कि आपने देखा कि विधायक हैं, सांसद हैं, राज्यसभा है, लोकसभा है, वो एक गरिमामयी पद है, उसका सम्मान करते हैं। मगर जब हम संगठन में उन्हें कोई पद देते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि जो कुछ यहाँ आपने सीखा है या जो कुछ और नया करने की आप कोशिश करते हैं वो हमारे एक एक कार्यकर्ताओं तक पहुंचे, कि कैसे क्या कार्य विधियां होती हैं। इन सब चीजों को सोचकर अगर कोई कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो वो अच्छा बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता करता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप बोल रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को जो बनाया जाता है, ठीक है। दूसरा ये है कि अभी आपने कहा कि जो नीचे संगठन के विस्तार होते हैं उनकी भी पूरी देखरेख की जाती है कि उनका जमीनी स्तर पर कैसा काम है, ठीक है। दूसरा, ये नहीं लगता कि अगर कोई एक व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष रह चुका है, दोबारा से भी उसे बना दिया जाए, ठीक है, तो जो और लाइन में लगे हुए हैं तो वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे कोई एक प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उनका काम उस राज्य में बहुत बेहतर है, सारे कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर कार्य कर रहे हैं और 2 बार की प्रक्रिया है। हमें लगता है अन्य पार्टियों में तो कुछ ऐसी पार्टियां हैं देश की जहां पर तो सिर्फ एक ही हो सकता है। आपको शायद 2 महीने 3 महीने लोकसभा में एक माननीय अमित शाह जी द्वारा नहीं, अभी राज शर्मा जी ने एक बात कही थी कि हमारे जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हुए थे तो खड़गे साहब के सामने शशि थरूर उतर गए थे। क्या ऐसा आपकी पार्टी में हो सकता है? देखिए, मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं उनके सामने पार्टी के सभी लोगों का तालमेल अच्छा होना चाहिए। सबसे तालमेल करके, सबकी राय मशवरा करके, संगठन से, संगठन मंत्री से लेके यहाँ तक कि सचिव से पूछा जाता है। अब अगर कोई अपनी इच्छा स्वयं जाहिर करे पार्टी के सामने कि मुझे भी इसमें इलेक्शन लड़ना है तो स्वतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी में स्वतंत्र है। अगर वो चाहता है कि नामांकन करना चाहता है तो बिल्कुल करे। मगर अगर सभी की राय मशवरा से अगर कोई कहते हैं हाँ भाई हमें ये स्वीकार है, तो मुझे लगता नहीं कि वहां पर ये चाहे इससे पहले कांग्रेस में हो या समाजवादी पार्टी की तो बात ही कर तो भूल जाएगी राष्ट्रीय के लिए। दूसरी चीज क्या है, लोकतांत्रिक वैल्यू क्या है? मेरा पहला सवाल यही है, लोकतांत्रिक वैल्यू क्या है? जहां पे आपको, पुष्पेंदु भाई को, अलावत साहब को, परमिंदर भाई को आजादी हो, है ना? देखिए, सबसे पहले लोकतांत्रिक वैल्यू जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है या प्रदेश अध्यक्ष बनता है वो परिवारवाद से नहीं आता है, ना कि वो राजयोग से आता है। वो अपनी सेवा करके आता है, संगठन से लेके आता है और संगठन की धूप छांव सहकर ऊपर पहुंचता है। अब देखिए राज भैया, आपको भली बात मालूम कांग्रेस पार्टी में क्या होता था आज से 10 साल पहले क्या था? माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी। ठीक है, शांत हो जाइए अभिषेक जी, क्योंकि अभी आपने शुरू में जब आपने जवाब दिया था तो एक शब्द आपने यूज किया था कि कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने लेकिन वो कठपुतली ना हो, ठीक है। लेकिन ये आरोप लगातार कांग्रेस पर लगते रहे हैं। मैं एक बात को कहता हूं, दूसरा ये कि अभी राज शर्मा जी ने बिल्कुल क्लियर कहा था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने जब चुनाव हुए थे तो शशि थरूर उतर तो चुके थे, लेकिन यहाँ ऐसा होगा? देखिए, बीजेपी की कार्यप्रणाली में और कांग्रेस की कार्यप्रणाली में काफी अंतर है। हाँ। बीजेपी एक संगठन नहीं है, लगभग 17-18 संगठनों का एक झुंड है, जो कि आरएसएस के बैनर के नीचे सब लोग अपनी अपनी गतिविधियां हैं उनकी, वो उन सब गतिविधियों में लगे रहते हैं। और जहां तक मैंने आरएसएस को स्टडी किया है, इसका अनुयायी में रहा हूं, तो मैंने देखा है कि चर्चा सभी से की जाती है, हर व्यक्ति के विषय में वहां पे वार्तालाप होता है, सबके बारे में रेस्पॉन्स लिया जाता है। पिछले काफी समय से हम देख रहे थे कि नड्डा जी के कुछ बयानों से आरएसएस में और आरएसएस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी।
बिल्कुल। यूपी में भी जो डिबैकल हुआ उसका बहुत बड़ा कारण इस बात को माना गया जिस तरीके की बयान नड्डा जी ने दिए, और बहुत दिनों से बीजेपी का कैडर ये उम्मीद लगाए बैठा था कि हमें एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले, एक नई राह मिले। अब रही बात राज शर्मा बड़े भाई जो बात कर रहे हैं, देखिए शशि थरूर जी और पता नहीं माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने क्या खड़गे जी में खासियत देखी, वरना आप तो पीएम भी अपनी मर्जी से बनाते हैं। आपके यहाँ तो मनमोहन सिंह जी का जो हाल था, उन्होंने जो बायोग्राफी उनकी जो लिखी है उसे आप पढ़ लीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या हाल था। पर मैं उस समय विवाद में नहीं जाना चाहता। इस समय हम इस बात पे रहना चाहते हैं कि देश को इस समय बीजेपी से ये उम्मीद है कि एक ऐसा लीडरशिप दोबारा से आए। देखिए अगर गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बनते और वो रेवोल्यूशन ना लाते, वरना बीजेपी भी उसी पुराने काल में अटकी रहती, अडवाणी जी के काल में। अडवाणी जी की पूरी ताकत थी, लगा के उन्होंने 2009 का इलेक्शन लड़ा, वो हार गए। 2014 में भी उनकी पूरी इच्छा थी कि वही इलेक्शन लड़े, पीएम का फेस वही रहे, परंतु नितिन गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी, इस तरीके के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उन्होंने मोदी जी को अपना समर्थन दिया। और उसका कारण है कि आज की तारीख में हमारे पास इतने एक सफल प्रधानमंत्री हैं। तो आवश्यकता यह है कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसकी मर्यादा, उसकी जो कहने की ताकत है, वो पार्टी में कम से कम, सरकार में नहीं, पार्टी के विषयों में अमित शाह जी और मोदी जी इनसे भी ऊपर होनी चाहिए। जी ठीक है परमवीर जी, क्योंकि अभी जैसा एलावत जी ने कहा कि कुछ बयान जेपी नड्डा जी के ऐसे आए जिससे लोगों को लगा, ठीक है। दूसरा, लोकसभा चुनावों से पहले उन्होंने एक बयान दिया था, साफ तौर पर भी कहा था कि जब अटल जी के समय पार्टी कमजोर थी तो हमें आरएसएस की जरूरत थी, लेकिन आज पार्टी मजबूत है और हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। लेकिन उसका अभी ये जो चुनाव हुए थे, दिल्ली का ले लीजिए, हरियाणा का ले लीजिए, महाराष्ट्र का ले लीजिए, उससे पहले मोदी जी को जाना पड़ा उनके हेडक्वार्टर आरएसएस के। पुष्पेंद्र जी देखिए, भारतीय मीडिया में या अगर हम बात करें इंटरनेशनल मीडिया में, जब किसी बात का ठोस सबूत नहीं होता तो हम कह देते हैं सूत्रों से पता चला है हमें। हाँ। तो मुझे भी सूत्रों से पता चला है। ये नड्डा जी का जो बयान था वो उनका व्यक्तिगत बयान नहीं था। शायद भाजपा के अंदर एक कोई लॉबी रही होगी जिसने उनसे डेलिब्रेटली ये बयान दिलवाया गया होगा। इस तरह लंबा राजनीतिक जीवन और क्या मतलब निकलते हैं चीजों को नड्डा जी भली बात ही जानते होंगे। तो कुछ ना कुछ चला होगा तो जो उनसे वो बयान दिलवाया गया, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये बीजेपी में बातें निकलती नहीं है। आप पत्रकार हैं पुराने, आपको भी मालूम है कि कांग्रेस में क्या चल रहा होता था या समाजवादी में क्या चलता था, उसको डिकोड करना बड़ा आसान होता था। लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी में जो दिखता है वो होता नहीं है कभी। तो कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा, ये नड्डा जी से बयान दिलवाया गया था। वो ऐसे ही नहीं था कि स्लिप ऑफ टंग कह दीजिए या उन्होंने आवेश में आकर कुछ बोल दिया, लेकिन वो उसको संभाल नहीं पाए। तो उसके और संभालने का रीजन दो होते हैं। देखिए, एक पार्टी होती है, पार्टी के पीछे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, हर पार्टी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे आज कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एजेंडा पर चलती है और वो गांधी परिवार के अंडर ही चलती है। ये कभी भी, क्योंकि बहुत संघर्ष हुए थे, पुराना बैल बछड़े वाला वो सिंबल छीन लिया गया था कांग्रेस से इंदिरा जी के समय पर, फिर वो पंजा आया था। तो लेकिन अब चीजें ऐसी हैं कि अब वो छीना नहीं जा सकता है, ये चीजें बनी रहती हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए बीजेपी की और एक चीज और देखिए, क्योंकि कुछ समय पहले जो केंद्रीय चुनाव समिति है बीजेपी की, तो उसमें से भी अच्छे अच्छे नामों को बाहर कर दिया था। जैसे नितिन गडकरी का नाम है, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान का नाम है, लेकिन बदले में उनको इनामी दिया गया। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाया गया, लेकिन ये चुनाव से बहुत पहले की बात है। अब देखिए, बीजेपी की जो बनावट है ना लक्षण की, वहां पर वीटो कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक नहीं कर सकता। जैसे भी बात आई थी अडवाणी जी की, एक काल था जब अडवाणी जी का सिक्का चल रहा था, अटल जी का बहुत लंबे समय तक चला है, लेकिन वो फेज आउट हो जाता है। क्योंकि ये यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की नहीं है जो कोई खड़ा होकर कह दे कि ये व्यक्ति की मेरे बाबा ने बनाई थी, ये पार्टी ने बहुत संघर्ष था। यहाँ पर वो संभव नहीं है। इनकी बनावट देखिए, अनुसांगिक संगठन होते हैं। बीजेपी आरएसएस के 40 अनुसांगिक संगठनों में से एक संगठन मात्र है। अगर आप चाहे, उनका फौरा बहुत बड़ा है, लेकिन एक संगठन मात्र है जिसे आरएसएस के जुड़े हुए हैं वो लोग। तो यहाँ पर कभी भी कोई व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता जो खड़ा होकर कह दे कि मैं हूं चारों तरफ देखने में। अगर इसको समझना हो, जितने समाजशास्त्री होते हैं, एरिस्टोटल को पढ़ते हैं हम, एरिस्टोटल की बातें छोड़िए, बहुत पुरानी चली जाएगी। आज के युग में देखिए, संगठन का व्यक्ति कोई ऐसा फेस लीड नहीं कर सकता जो संगठन से भी बड़ा हो। बीजेपी तो खासकर कहती है कि यह व्यक्ति विशेष नहीं है, यहाँ पर मुद्दा विशेष है, जो विचार विशेष पार्टी है ये। जो विचार को लेकर चलेगा आगे, वो कोई किसी के भी हाथ में दिया जा सकता है।
इन सब चीजों को देखते हुए संघर्ष जरूर होता है, लेकिन उसका समाधान भी इजीली हो जाता है। अभी राज शर्मा जी ने एक बात बोली थी कि डेमोक्रेसी, देखिए पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसके अंदर आप प्योरली डेमोक्रेटिक तरीके से आप इलेक्शन करा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जनता को आपको सर्व नहीं करना है। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कोई होगा वो जनता को सर्व नहीं करेगा, वो अपनी पार्टी के विचार को सर्व करेगा। इलेक्शन कैसे संभव है वहां पर? और यहाँ पर मैं कंक्लूड करूंगा, नेहरू जी और सरदार पटेल जी के बीच में इलेक्शन हुआ था, बहुत पॉपुलर है, थोड़ा सर्च भी मिलता है। देश भर में उस समय 15 कांग्रेस वर्किंग कमेटियां थी, 12 ने कहा कि सरदार पटेल बनने चाहिए, लेकिन गांधी जी ने वीटो किया। तो उनको लगा था कि नेहरू को आगे भारत का पहला प्रधानमंत्री बनना था और लीड करना था दुनिया के लिए, तो उन्होंने वीटो करा। मैं मानता हूं वो ठीक करा था कि नेहरू प्रधानमंत्री बनाए गए। तो इस संगठन के चुनावों के अंदर ऐसा वीटो किया जाता रहा है, हर पार्टी करती है। ठीक है परमवीर जी, इसी बात से तो जो कांग्रेस के नेता हैं वो बचाव करते हैं, आपने वही बात फिर सामने रख दी उनके 1945 वाली। ठीक, राज शर्मा जी। जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पहले तो परमवीर भाई के लिए कहना चाहता हूँ कि परम भाई ने एक बात तो कह दी कि बीजेपी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और दूसरी बात इन्होंने ये भी कह दी, आज पहली बार कहूंगा कि बीजेपी शेर है जो अपने बच्चे को खाती है, अपने बाप को खा जाती है। अभी इन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा कुछ, ये इनकी क्वालिटी है, ये क्वालिटी है कि जो जिनको इन्होंने आगे बढ़ाया उसी नेता को खा लिया। मेरा फिर एक दर्द है और मेरी एक बात है, हाँ। ये किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे, ये हमारा आउटलुक नहीं है। बस हमारा आउटलुक इतना सा जल्दी से बना दो, हालांकि ये भी हक मेरे पास नहीं, लेकिन आप कहते हैं कि महिला बनेगी, जैसे इलाहाबाद भाई ने कहा तीनों नहीं बनेगी, दावे के संग कहता हूँ सीतारमण मैडम तो नहीं बनेगी। हाँ, नहीं ठीक है। और अभी राज शर्मा जी आपने एक बात कही कि बीजेपी में किसी भी नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, ये जो नेता है नहीं बढ़ने देते, लेकिन ये जो चीजें मैच खा रही है ना, ये कांग्रेस के साथ खा रही हैं कुछ राज्यों में। जैसे अभी अगर हम हरियाणा की बात करें तो वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसे बैठे हैं कि उन पर कब से आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने किसी भी नेता को आज तक आगे नहीं बढ़ने दिया, और यही कारण भी हो जाते हैं कि जब आपस में जो मतभेद होता है, ठीक है, उसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो जाता है। हरियाणा में साफ दिख रहा था कि कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, प्लस में चल रही है और हो सकता है सरकार बना ले, लेकिन जो चुनाव में हार हुई वो इस वजह से हो गई कि आपस में। नवीन भाई सवाल मेरे से मैं दूंगा, नवीन सर आगे नहीं बढ़ने दिया। नवीन भाई मैं एक बात कहूंगा पुष्पेंद्र भाई, ये दर्द है, वहां के नेताओं ने, नाम मत बुलवाओ, वहां के नेताओं ने सरकार नहीं आने दी, बल्कि टॉप टू बॉटम मीडिया से लेके गन्ने का रस ठेला लगाने वाला व्यक्ति कह रहा था कांग्रेस की सरकार आएगी। और एक और बात बताऊंगा, अरे आप क्या तो जलेबियां बनने लगी थी हरियाणा में। अरे नवीन भाई मैं कहता हूं ना, जैसे मैंने अभी कहा आप प्रवक्ता के लायक नहीं हो, मैं भी नहीं हूं, क्योंकि हम दिल से कहते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर सब लोग सुधर जाएं तो इस देश का कल्याण हो जाए। वो होने वाला नहीं है। जो बात थी आज, जो आज बात थी, हाँ। जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा भी। ठीक है। राहुल गांधी जी ने, हाँ। परमवीर जी कुछ कहने वाले? नहीं परमवीर, एक मिनट, आप जब परमवीर भाई की बात आई, हाँ। तो आप इनके नीचे से विश्लेषक हटाइए, तुरंत हटाइए, इन्हें प्रवक्ता 2 कहिए, सिर्फ विश्लेषक यहाँ पे इलाहाबाद जी, जो बात राज शर्मा जी विश्लेषक तो धनोज कुमार जी हैं, उनको किसी दिन बुलाऊंगा मैं। बुला अरे आप युद्ध करा देंगे जी, आप युद्ध करा देंगे। परमवीर भाई भी मेरे छोटे भाई हैं, है ना, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ये जब भी डिबेट में आते हैं तो बीजेपी के कार्यालय से होते हुए आते हैं, और जो इलाहाबाद जी है ये न्यूट्रल रास्ते से आते हैं, तो ये देश की बात करते हैं, ये पार्टी की बात करते हैं। इलाहाबाद जी मेरे भी खिलाफ बोल रहे हैं, मेरे बोले तो कांग्रेस, मगर ये बायस नहीं है, न्यूट्रल आदमी है। तो और लोग परमवीर भाई है, ये किसी से मिलते नहीं है, लेकिन क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से या इनके आगे पीछे कोई गाड़ी चल जाती है तो इन पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आत्मा आ जाती है, इसलिए वो बोलते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत अच्छे। ठीक है परमवीर जी।
राज शर्मा जी मेरे बड़े भाई हैं जी, लेकिन मैं ये कहूंगा आपने भी सच बोला था कि आप प्रवक्ता के नहीं आप कैपेबल मानते क्योंकि आप सच बोलते हैं और आप अनुमान भी गलत लगाते हैं साहब। आपको ये बात पता चल जाएगी 4-5 महीने के अंदर ये मैंने क्यों बोली बात। आप मेरे को बायस बोलते हैं बीजेपी की तरफ, देखिए मैं ज्ञान की बात करता हूँ। अब वो बायस क्या है, मेरी स्वैच्छिक इच्छा है कि मैं किस तरह, कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी भी इच्छा हो सकती है, आप कांग्रेस पार्टी में थोड़ी उठाए गए हैं, आपको उस पार्टी का विचार अच्छा लगता है। तो मैं आपसे पहले भी कहता हूँ, फिर से बोलता हूँ कि मुझे विचार नेशनलिज्म का अच्छा लगता है, मुझे नहीं सही लगता बात बोलना। अभी बात आ रही थी हरियाणा की का, हरियाणा में क्या हुआ था, जैसे आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो एक वो वहां पर चेन चक्र बना हुआ है, कई सालों से बना हुआ है, उसका कारण कांग्रेस पार्टी को क्या नहीं दिखाई देता था वहां पर। ये आज से समझे राजीव गांधी जी के समय पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की और वहां पर देवीलाल फैमिली थी, उनके बीच में टसल चलता था, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व दिल्ली में बैठ के वो सॉर्ट आउट नहीं करा पाया था। बीजेपी में ऐसा कर देते हैं। अभी आपने देखा हो टी राजा सिंह आंध्र प्रदेश से, अब तेलंगाना में है, वो पार्टी छोड़ के चले गए, उन्होंने कहा जाइए भैया आपकी मर्जी है, क्योंकि सब संगठन के अंदर कोई व्यक्ति संगठन से बड़ा नहीं हो सकता है कि आपका हाथ का पंजा ये बड़ा है ना। राज शर्मा जी चाहे बहुत अच्छे लीडर हो, लेकिन वो इस पंजे से ऊपर नहीं है। बीजेपी इन बातों के ऊपर अमल करती है, कांग्रेस पार्टी नहीं करती है, वो कॉम्प्रोमाइज कर जाती है चीजों को, यार नाराज ना हो जाए, ठीक है भाई नाराज होना है, एक विचार को लेकर चलना है, बस मेरा मुद्दा इतना है, मुझे ये बात अच्छी लगती है बीजेपी की। अच्छा परमवीर जी, एक बात और, एक बात, सही कही, क्योंकि अगर हम जमीनी स्तर की बात करें, हाँ जमीनी स्तर की बात करें, हम संगठन की बात करें, तो आखिर दोनों की रणनीति में क्या कुछ डिफरेंस है? क्योंकि हरियाणा में तो ये भी सुनने में आ रहा था कि वहां पर कांग्रेस का संगठन ही नहीं है। पुष्पेंद्र जी देखिए, मैं अपनी सीमित बुद्धि से एक बात बोलूंगा, कांग्रेस पार्टी का जो निर्माण किया गया था ये देश की आजादी के लिए किया गया था। देश आजाद हो गया, उसके बाद क्या किया जाए, क्या विचार लेकर आगे चला जाए, तो उस समय कांग्रेस पार्टी को भी मेरा लगता है राज शर्मा जी इससे इत्तेफाक नहीं रख सकते। उन्होंने उस समय कम्युनिज्म की और सोशलिज्म का एक मिक्स धारा किताबें उठाई, उसमें से अच्छी अच्छी बातें नोट करी और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल के उनको अनुसरण करना शुरू कर दिया, कम्युनिज्म और सोशलिज्म का। दुनिया बदली, शुरू में अच्छा भी चला, 90s के बाद कांग्रेस पार्टी आई, डॉक्टर मनमोहन सिंह आए, देश की उन्होंने इकोनॉमी खोल दी, सब चीजें आ गई, लेकिन कांग्रेस कंफ्यूजन स्टेट में है। अब देखिए आज के समय में पूरी दुनिया के अंदर नेशनलिज्म की बयार बहती है। अमेरिका में ट्रंप क्यों जीत गए? लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस बहाने, इस नारे से कर भी रहे हैं, पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ ली है उन्होंने, ट्रेड वॉर शुरू कर दी है। या रशिया क्यों कर रहा है वही यूक्रेन के ऊपर कि हमारा हिस्सा था बराबर हमारे हिस्से में आए। चाइना जो आज अब कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट है, वो सारी दुनिया में इस तरह चलते हैं, लेकिन कम्युनिज्म के तो जनक माने जाते हैं, लेकिन वो कैपिटलिस्ट बने बैठे हैं। भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज हो गई। तब हमें बात करनी है, क्या नाम है कि जो चाहे वो देश के विरोध में चली जाए बात, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरीके नारे लगे थे, कांग्रेस के नेताओं ने विरोध नहीं किया उस चीज, मतलब विरोध ना करना मतलब सपोर्ट करना ही होता है। कोई देश को गाली दे रहा है तो खुल के हम 4-5 लोगों में से खड़े हो जाएंगे, भाई नहीं तेरे को नहीं बोलने देंगे, इसमें गलत क्या है सर? इसमें कोई नाराज कैसे हो जाएगा या कैसे अपीजमेंट हो जाएगा? इन सब चीजों के कंफ्यूजन में नहीं, बिल्कुल बीजेपी एक चीज का पक्का है कि अगर चाहे वहां पर निकल जाते हैं लोग, ग्रे शीट हर जगह पर होती है, लेकिन वो वैचारिक रूप से हमेशा देश की बात के विरोध करने, चाहे बेवकूफी में हो, लेकिन वो एंटी खड़े होते हैं। यही वजह है कि आज लोगों को ये चीज अच्छी लगती है। इलेक्शंस में जीत भी इन्हीं कारणों से मिलती है, या जो पार्टी क्षेत्रीय पार्टी होती है, मेरी बात को आप काफिर हो गए, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना या ऐसी पार्टियां जो अब केवल महाराष्ट्र की बात करती है वो जीतती रहती हैं, क्योंकि वो उन लोगों के बीच में विश्वास दिलाती है कि मेरे लिए मराठी मानुष, बिल्कुल वो क्षेत्रीय दल हो गए। और राज शर्मा जी, क्योंकि मैंने देखा भी है, अभी अगर संगठन की बात हो रही है, एक तरफ हम बीजेपी के संगठन को देखें, दूसरी तरफ कांग्रेस को देखें, और बिल्कुल वहां तक जाए जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं, बिल्कुल निचले स्तर पर, ठीक है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक अनुभवी आदमी मिलेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो ब्लॉक प्रमुख हैं, जो और भी उससे नीचे कोई पोस्ट है, मैं जानता भी हूं, तो वो जो गली में लड़के घूमते रहते हैं उनको भी पद दे देते हैं कुछ ना कुछ, मतलब सिर्फ दिखाने के लिए, केंद्रीय नेतृत्व को दिखाने के लिए कि हम जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, उनकी लिस्ट पहुंचा देते हैं और होता कुछ नहीं। मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं गलत को गलत और सही को सही कहने वाला हूँ। मेरी तो कहावत है, जमीन बेचूंगा बंदूक ले लूंगा, बंदूक से मन भरेगा, बंदूक बेच के फिर जमीन ले लूंगा। मेरी पार्टी में एक तो गलत है, टॉप नहीं, एक मिनट, आज मैं सीरियस हूँ, क्योंकि आज परमवीर भाई कुछ बातें ऐसी कह रहे जो मेरे सीने पे लग रही है, चुभ नहीं रही है। टॉप का राहुल गांधी जी टॉप के काम कर रहे हैं, नीचे वाले काम कर रहे हैं, बिटवीन अपर एंड लोअर कुछ लोग अपने फायदे के काम कर रहे हैं, और जो वो लोग काम कर रहे हैं वो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुझे कोई डर नहीं,
कल मुझे मना कर देंगे, तुम प्रवक्ता नहीं है, चढ़ क्या फर्क पड़ रहा है यार, जीवन बिता दिया आपने, अपने बच्चे को समय दे देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन आज पहली बार परमवीर भाई भी कभी हमारी हॉट टॉक भी हो जाती है, लेकिन एक और बात है, हॉट टॉक होती है, एक पर्सनली नहीं होती। ये मेरे लिए छोटी उम्र के हैं और मुझे लग रहा है यहाँ अब चारों मुझसे छोटे हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज मुझे अच्छा लगा कि आज यहाँ शायद परमवीर भाई को विश्लेषक लिखने का अधिकार है। अच्छा, उन्होंने सच बात कही भाई, राहुल गांधी जी इतनी मेहनत करते हैं, राज शर्मा जैसा अंधना सा कार्यकर्ता बहुत मेहनत करता है, मैं घूमता हूं 40 से 50 हजार रुपए का डीजल खरीदता हूं, 40 से 50 हजार रुपए का, मगर मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा। मैं कहता हूं अभी बहस चल गई थी इमरान मसूद साहब की, मैंने उनसे भी इत्तेफाक रखता हूं उनकी बात से। कांग्रेस का हर बच्चा मेरा जैसा छोटा सा बच्चा, वो ये चाहता है कि हम अकेले लड़ें, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ सिस्टम, क्योंकि सिस्टम से बड़े मैं भी नहीं हूं। अभी परमवीर भाई ने कहा ना, पंजे से बढ़कर मेरा शरीर नहीं है, बिल्कुल हम लोग उठते हैं, लेकिन क्या दिक्कत है, बीच के जो लोग हैं वो राहुल जी, अगर राहुल जी जैसे ना, मैं भी नहीं हूं ना, 1% नहीं हूं, अगर राहुल जी जैसे 3000 पूरे इंडिया में कार्यकर्ता बन जाएं, हमारी सत्ता को आने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए दिन भर हम विरोध करें, बिल्कुल, जैसे आज मैं टहल रहा था, हाँ। मैंने भारतीय जनता पार्टी के किसी मिनिस्टर की तारीफ करी, सच को सच झूठ को झूठ, जैसे एक 3-4 सेकंड देना। रोज मैं घर आऊं, मेरा बेटा कहता भैया ने मारा, मैं कहूंगा मत मारना, मैं रोज आऊं क्या भैया ने मारा, तो मैं कहूंगा तू यार अपने अलग रहा कर, कीप डिस्टेंस। सही बात है, भाई यही तो बात होगी, बिल्कुल आसमा जी, तेरी भैया से नहीं पट रही। हाँ तो ठीक है, सच को सच और झूठ को झूठ कहने की बिल्कुल, ताकत हाँ। अगर है तो वही आदमी है। बिल्कुल सही बात है एलावत जी। और क्योंकि राहुल गांधी जी के कुछ बयान अगर ऐसे आ जाते हैं कि बीजेपी उनका थोड़ा सा मजाक बना देती है, लेकिन एक बात और है, राहुल गांधी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर भी बिल्कुल सच बोल देते हैं। ठीक है, अभी जैसे वो गुजरात गए थे, वहां पर उन्होंने बोला कि भैया हमारी ही पार्टी में 2 तरह के लोग हैं। ठीक है, कुछ तो वो जो बिल्कुल विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लोग वो जो दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अभी दूसरे उनका एक बयान और सामने आया, उन्होंने 3 तरह के घोड़े बताए, काफी चीजें हैं एलावत जी। जी पुष्पेंद्र भाई, बड़े भाई राज शर्मा के मेरी ज्यादा तारीफ कर दी उन्होंने, मैं थोड़ा सा वो कहेंगे कैसा कलयुगी भाई है, अपने बड़े भाई के जख्मों पे नमक डाल रहा है। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप थी वो नरेंद्र मोदी जी को कभी भी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर प्रोजेक्ट करना नहीं चाहती थी। वो ये चाहते थे कि वो गुजरात में रहें, वहां पे सीएम बन के रहें, संतुष्ट रहें। पर आपने देखा होगा 2012, 2013, 2014 तक ऑनलाइन पूरी एक बीजेपी की एक कैडर थी जिसने मोदी मोदी नमो नमो नमो, आप जहां भी देखते हैं नमो नमो चलता है। चलो मैं मानता हूं कि 2014 का समय नरेंद्र मोदी जी का समय था, परंतु एक बात से मैं अपने बड़े भाई से राज शर्मा से इत्तेफाक रखता हूं कि राहुल गांधी इस देश के आज के करंट टाइम्स में शायद दुनिया के सबसे अच्छे नेताओं में से हैं। पर उनके साथ धोखा जो कर रही है वो उनके स्वयं के पार्टी के कैडर कर रहे हैं। बिल्कुल, आप ये देखिए कहीं से भी आवाज नहीं आती कि हमें हमारे देश का, अपनी कांग्रेस पार्टी का जो प्रेसिडेंट चाहिए वो राहुल गांधी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई भी राहुल गांधी जी से ज्यादा योग्य नहीं है और उनसे ज्यादा कोई मेहनत नहीं करता। पर मेरा ये दुख है, राज शर्मा जी से भी मेरी शिकायत है कि कभी कोई ये आवाज उठाता ही नहीं है कांग्रेस की तरफ से कि हमें राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए, उन्हें पीएम फेस बनाइए, उन्हें सीएम फेस बनाइए, उन्हें कहीं आगे तो लाइए। अब जब आप आगे ही नहीं ला रहे इतने योग्य आदमी को, तो आप जीतेंगे कैसे, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल। और एलावत जी एक बात और यहाँ पर एक बात तो ये भी मायने रखती है कि किसी भी राज्य में चुनाव के टाइम में या कभी भी राहुल गांधी के मुंह से अगर कुछ गलत निकल भी गया तो मुझे ये लगता है कि किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि उनको समझा दे कि ऐसे नहीं ऐसे, और यही वजह है कि पार्टी का विस्तार सही से नहीं हो पा रहा।
जी पुष्पेंद्र भाई, जैसे कि हम बीजेपी के बारे में, सपा के बारे में भी अफवाहें सुनते रहते हैं, तो ये अफवाह भी मैंने सुनी है कांग्रेस के बारे में कि एक किचन कैबिनेट का एक चलन रहा है कांग्रेस पार्टी में। और जहां तक मुझे लगता है ये जो कोठरी में कुछ लोगों को जो जोड़ लेना वो गलत है। नेता की ये जिम्मेदारी है कि वो कान खुले रखे। मुझे राहुल गांधी जी से बहुत उम्मीद है कि वो राज शर्मा जी जैसे हमारे बड़े भाई की भी बातों को गौर से सुनते होंगे, और अगर वो सुनते होंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो जिस तरीके के बयान दे रहे हैं उनसे पीछे हटेंगे, और जिस लाइन को ओवैसी जी ने, थरूर साहब ने पकड़ा, अगर वो उस लाइन पे आ जाए तो बेशक राज शर्मा जी का ये सपना पूरा होगा कि दोबारा पंजा सत्ता में आएगा। बिल्कुल, और वही है ना, क्योंकि अगर कुछ गलत बयान दे भी दिया तो जो पार्टी के नेता हैं वो शायद राहुल गांधी तक खबर ही नहीं पहुंचाते कि शायद इस बयान से ये प्रभाव पब्लिक पर पड़ रहा है और इस तरीके से नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगर उसी बयान को आप खुद नेता मिलकर, कार्यकर्ता मिलकर सपोर्ट करने लग जाएंगे, नहीं नहीं आपने सही बोला, ठीक, उससे तो और ज्यादा नुकसान होगा। देखिए, फीडबैक ही सही नहीं जा रही। हाँ, चाटुकारितों की एक टोली है, मैं नाम भी ले सकता हूं परंतु लेना उचित नहीं रहेगा, परंतु उनकी एक टोली है जिन्होंने राहुल गांधी जी को घेर रखा है। हमें बहुत उम्मीद थी प्रियंका गांधी जी से कि वो यूपी में आई हैं, यूपी को संभालेंगी, यूपी से ही सत्ता की राह निकलती है, ये इतिहास गवाह है। आप प्राचीन इतिहास से उठा लीजिए, आप मौर्य वंश उठा लीजिए, किसी को उठा लीजिए, यूपी और बिहार ये वो धरती है जो देश का नेतृत्व देती है। और इतने महत्वपूर्ण प्रदेश के ऊपर आई थी प्रियंका गांधी जी आई, परंतु एक कोठरी है कांग्रेस पार्टी के अंदर जो सही फीडबैक, जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, राहुल गांधी जी बड़े सत्यवादी और सुलझे हुए व्यक्ति हैं और बड़े ही नरमाई से बात करते हैं, परंतु दुख की बात यह है कि उनके पास सही लोगों की फीडबैक नहीं पहुंचती। बिल्कुल, यहां तक कि उनको बरगलाया जाता है। वो जिस तरह की बातें करते हैं उससे देश की बदनामी होती है विदेशों में, और इससे भी ज्यादा बुरा यह होता है कि हमारा सबसे कट्टर दुश्मन पाकिस्तान उनके बयानों को कोट करके भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करता है, जो कि बड़ा शर्मनाक है। देखिए, इसके ऊपर कभी कभी कॉन्फिडेंस की इतनी कमी हो जाती है, और दूसरा अभी जो आप बोल रहे हैं कि फीडबैक, मैं राज शर्मा जी आ रहा हूं उनके पास और आपसे ही सवाल है मेरा कि फीडबैक नहीं जा पा रहा। ठीक है, लोकसभा के चुनाव में अब पता नहीं किसने फीडबैक दिया, क्या नहीं दिया, कि भैया आप अमेठी से नहीं रायबरेली से लड़ दीजिए। अमेठी से के.एल. शर्मा जी लड़े, उनकी सीट निकल गई। राहुल गांधी जी लड़ते तो क्या सीट नहीं निकलती? लेकिन फीडबैक देने वालों ने कुछ अलग ही बता दिया कि आप वहां से लड़ लीजिए, यहां से खतरा हो सकता है। तो ये खुद के नेताओं की वजह से हो रहा कांग्रेस की जो स्थिति है। राज शर्मा जी। ना मैं सबसे पहले कहता हूं कि इलाहाबाद भाई छोटे भाई हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में वर्ल्ड डिस्टेंस लेस है। मैं दावे के संग कह सकता हूं, कोई यहाँ कहे ना कहे, 3 कंट्री में मेरी डिबेट सुन रहा है आदमी, एक मेरा बेटा, एक मेरे भाई का बेटा और एक मेरे भाई का साला। तो डिस्टेंस लेस है, तीनों सुन रहे हैं। बिल्कुल, इंडिया वॉइस को तीनों सुनते हैं। मैंने भेज दिया, बेटे आज चाचा बोलेगा तेरा, आज तुम्हारे जीजा का भाई बोलेगा। तो ये डिस्टेंस लेस है। कौन कहाँ कहता है, मोदी जी यहाँ कहते हैं, मोदी जी कहते हैं 2014 से पहले पैदा होना पाप समझता था। सबको एक अलग अलग बात है, लेकिन आज देश को इंटेलेक्चुअल व्यक्ति की जरूरत है, और मुझे लगता है इंटेलेक्चुअल राहुल गांधी से ज्यादा नहीं कोई नहीं है। वो बेबाक इंसान है। मैं जानता हूं पुष्पेंद्र भाई, मैं किसी की मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने से पहले हर डिबेट में बोलता हूं देश का सिटीजन हूं, और वो भी प्रोडक्टिव। बिल्कुल, अगर राह में जा रहा होता हूं, गाड़ी में चल रहा होता हूं, अगर 12 बजे हाईवे में लाइट जल रही होती है, मैं वहां से नगर आयुक्त को फोन करता हूं। मेरी कॉलोनी में लाइट जल रही थी, मैं बुझाता हूं, जलाता हूं। हम जापान की बात करते हैं कि जापान के नागरिक की तरह हरकत करते। पेट्रोल पंप पे आदमी कहता है जापान में बहुत सफाई है, और गुटखा खा के वहीं थूक देता है। तो इसलिए वंचा वाचा कर्मा, जो बोलते हो, जो सोचते हो और जो करते हो, उस पर सामंजस्य बैठनी चाहिए। राहुल गांधी जी जैसा देश का प्रधानमंत्री होगा, मुझे कोई लालच नहीं है। पुष्पेंद्र भाई, मैं उनका गुलाम नहीं हूं, मगर उन्हें कोई लालच सुधरेगी कैसे राज भाई? ऐसे स्थिति सुधरेगी कैसे? उनका कोई नाम लेवा नहीं है, कोई कैडर से ये कहने के लिए भी तैयार नहीं कि हमें राहुल गांधी प्रधानमंत्री चाहिए, हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी चाहिए। कोई ये तक कहने के लिए तैयार नहीं।
और ये मैं भी मानता हूं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि बहुत काबिल है। इसके पीछे क्या कारण है ये मैं बताता हूं इलाहाबाद जी। कारण ये है भारतीय जनता पार्टी में जहां अगर कोई बुजुर्ग हो जाता है उसको साइड में कर दिया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जी उनको तवज्जो दे रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने स्थान को नीचे खिसका रहे हैं, और ये शायद उनके लिए चिंता का विषय भी है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, जब ग्रह दशा बुरे होते हैं तो आईना भी आपकी सूरत को गलत दिखा देता है। लेट द टाइम कम, आएगा। मैंने कहा ना, मैं ओपन कहता हूँ, मेरे जैसा अंदर में सा छोटा सा कार्यकर्ता जो पन्ना प्रमुख बनने के लायक भी नहीं है, वो बहुत मेहनत करता है। मैं 30 से 40 हजार रुपए डीजल खर्चता हूँ और बहुत खुश होता हूँ। हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे पूरे 100% फैमिली के, तो हम लोग करते हैं और राहुल गांधी जी करते हैं। मगर चंद लोग जो अलावत जी ने कहा, जैसे मुझे कोई डर नहीं है ना उनसे, ये डिबेट सुन लेंगे, मुझे कह देंगे कह दो, क्या फर्क पड़ता है यार, क्या पड़ेगा फर्क। मगर फर्क, मैं क्योंकि देश का हूं, मैं भारत देश को चाहता हूं विश्व गुरु बने। विश्व गुरु ऐसे नहीं बनेगा, विश्व गुरु तब बनेगा जब मेरा बच्चा जापान जाए, जर्मनी जाए, ब्रिटेन जाए, चाइना जाए, आंख से आंख मिला के बात करे। जिस देश में हम अपने पेट एनिमल से कम कम नो 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 बेबी नो, और वहां पे मेरे देश का डैश डैश अंग्रेजी ना समझता हो तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, देखिए एक और बात कहना चाह रहा हूं। मैं जेलेंस्की का फेवर करता हूं। वो लड़े थे ट्रंप से भाई, क्योंकि वो छोटा सा देश है, तो ट्रंप ने बाद में कह दिया ये बंद कर दूंगा, तो वो सॉरी कह गए, मगर दाब भरती थी भाई। नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूं कि कोई कितना भी कमजोर हो, अगर वो बहादुरी से लड़ रहा है तो उसे बहादुरों की श्रेणी में ही हमेशा रखा जाना तो चाहिए। तभी तो लाया जेलेंस्की जी को। हाँ बिल्कुल। नवीन शर्मा जी, लास्ट कमेंट कर दीजिए आप। देखिए, आज सभी हमारे ये जो पैनल के भाई हैं, इन्होंने अपने अपने दर्द को बताया, और हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक नई खुशी की तरफ दौड़ रहे हैं कि हमारी पार्टी में अब नया अध्यक्ष हमारे तरफ आएगा। आप भी अपने दर्द को बताओ, आपके भी दर्द है। देखिए, सबसे पहले चीज आपको, हम दुनिया में ईश्वर एक ऐसा है जिसने दर्द की परिभाषा को समझा है, और उसके बाद धरती पे आपकी माँ। तो दुनिया में दर्द की परिभाषा कोई नेता नहीं समझ सकता है। अगर नेता जिस दिन एक दर्द समझने लगेगा, फिर वो डॉक्टर की तरह आपसे फीस लेने लगेगा। और मैं तो ये बोलता हूँ, नेताजी जनता का दर्द समझे ना समझे, लेकिन नेताजी को अगर खुद टिकट ना मिले तो वो अपना दर्द जरूर समझ लेते हैं। देखिए, अगर 10 लोग लाइन में लगे पुष्पेंद्र जी और 10 कार्यकर्ता है, तो ये तो पार्टी की वरीयता है जो किसको देगी और किसको नहीं देगी। मगर 10 लोगों के बायोडाटा लेकर 10 को कहीं ना कहीं सम्मान देती है कि भाई आप सब लोगों ने अपने अपने स्तर से काम किया है। बाकी पार्टी का अपना काम है कि पार्टी भी एक तरीके से परिवार है। यहाँ भी 10 लोग परिवार के अंदर बैठे होते हैं, वो लोग देखते हैं कि हमारा कौन सदस्य बेहतर हो सकता है। कुछ चुनाव लड़ सकते हैं, कुछ चुनाव लड़कर हार जाते हैं, तो नुकसान पार्टी का भी होता है। किसी का नाम बड़ा होता है, किसी का काम बड़ा होता है। जब सब कुछ मिलाकर जो बनता है उसको नेता बनाने का काम पार्टी करती है, संगठन करती है। तो ये पार्टी का काम है। पार्टी जिसको भी सम्मान देती है, पूरा कार्यकर्ता उसको जिताने का काम। ठीक है, समय कम है और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जिस तरीके से गलियारों में चर्चाएं बनी हुई हैं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को पहली बार कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, या भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात को लेकर क्या कुछ रणनीति बन रही है, या फिर किसी और का ही चेहरा सामने होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।